सही भी है और गलत भी है। सही इसलिए है कि दोनों पक्ष का मानना है कि उससे धार्मिक उन्माद या रिलीजियस हेट्रेड फैल सकती है। यह चीज़ सही है, लेकिन यही चीज़ गलत क्यों है? क्यों ना सर्वे दिखाया जाए? ऐसा क्या निकला अंदर से कि जो धार्मिक भावनाएं भड़केंगी? भाई सबको पता है मस्जिद के सामने बेअदबी की, काफ़ी कुछ किया और उसके बाद वो गायब हो गए। सरकार ने ऑर्डर दिया कि सातों को पकड़िए, सातों पकड़े जाते हैं और पता चलता है कि वो सब सातों हिंदू हैं। नहीं डाला अगर वोट था, या जो लोग अंडर एज थे और उन्होंने वोट नहीं डाला है सरकार चुनने में, सरकार के लिए या सरकार के खिलाफ, इधर फॉर गवर्नमेंट और अगेंस्ट गवर्नमेंट, अगर आपने वोट नहीं किया है तो आप पॉलिटिकल चीज़ों में आपको बोलने का हक नहीं है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल श्रुति। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि आज संडे का दिन है, तो हम अपने गरम अड्डे के नेक्स्ट एपिसोड के साथ वापस आ चुके हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले एक फ्राइडे को बहुत दुखद समाचार आया कि जम्मू से कश्मीर की तरफ जाने वाली एक बस खाई में गिर गई और हमारे कुछ जवान शहीद हो गए। कुछ लोग अभी एडमिट हैं। अभी इसलिए नहीं बता सकते हैं कि कितने लोगों की जान गई उस हादसे में, क्योंकि अभी कुछ जो हॉस्पिटल में हैं वो काफ़ी सीरियस हैं। सब भगवान से दुआ तो यही है कि सब बच जाएं, पर बाकी देखिए क्या होता है। तो चलिए वीडियो की बात कर लेते हैं। तो आज केवल दो ही टॉपिक पे बात होगी, क्योंकि इस वीक में ज़्यादा कुछ तो हुआ नहीं है। अब हुआ भी है तो इंटरनेशनल खबरों में नहीं जाते हैं और देश के अंदर की ही पॉलिटिक्स की बात करते हैं। तो पहली जिस चीज़ पे बात करेंगे वो है ज्ञानवापी का मुद्दा, और दूसरी चीज़ बात करेंगे नरेंद्र मोदी की सरकार को 8 साल हो चुके हैं इस बार आए हुए, तो उस पर थोड़ी बात चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो भैया देखो, वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ बोल दे रहे हैं कि अगर कोई ओपिनियन या डिस्क्रिप्शन देना हो, ओपिनियन या आपको कोई भी अपनी राय रखनी हो, या आप कोई किसी टॉपिक पे चाहते हो कि बात हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लोग की इंस्टाग्राम का आईडी का लिंक दिया रहता है, उस पर कर सकते हो। लेकिन एक और बात, कुछ लोग गाली बकते हैं आके, और वो भी यार फेक अकाउंट से बकते हो, ना कोई फ़ोटो ना कोई पोस्ट कर रखे होते हो, हैं प्रोफाइल पब्लिक होती है। तो यार ऐसे में पता है जो ये कोई अच्छी हरकत नहीं होती है, इससे फ़र्क भी नहीं पड़ता है। तुम गाली बक के निकल जाओगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरे अंदर हिम्मत है तो मैं सामने आके बोल लेता हूँ, और तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है तो इसलिए तुम मुझे गाली भी सुनाने आते हो, तो भी तुम पीछे से कि कोई तुम पहचान ना जाऊं। अब हो सकते हो कोई दोस्त हो, हंसी मजाक कर रहे हो तो यार खुल के कर लो आके। नहीं जानने वाले हो, ऐसे ही वीडियो देख के कहीं से आते हो तो भी बोल लो आके। कोई चीज़ मैंने हमेशा कहा है कि चर्चा हमेशा होनी चाहिए। तुम्हारा कोई पक्ष है तुम रखो आके, सुनेंगे, बात सही लगेगी, अगर कोई गलती की होगी तो माफ़ी भी मांगेंगे। और जो लोग ज्ञानवापी पे, तो यार ज्ञानवापी में अब जैसा कि आज का टाइटल सजेस्ट करना है कर रहा है, तो एक्चुअली हुआ क्या, फ्राइडे को ही सरकार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने, वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया है। मुस्लिम पक्ष जुटा पड़ा था और कुछ हिंदू पक्ष के कुछ लोग, क्योंकि हिंदुओं में कई लोगों ने याचिका दायर की थी, तो उसमें से कुछ लोग मांग कर रहे थे कि अभी वीडियो रिलीज़ ना की जाए। सही भी है और गलत भी है। सही इसलिए है कि दोनों पक्ष का मानना है कि उससे धार्मिक उन्माद या रिलीजियस हेट्रेड फैल सकती है। यह चीज़ सही है, लेकिन यही चीज़ गलत क्यों है? क्यों ना सर्वे दिखाया जाए? ऐसा क्या निकला अंदर से कि जो धार्मिक भावनाएं भड़केंगी? भाई सबको पता है। अब आजकल डिबेट देखने में बड़ा मज़ा आने लगा है, क्योंकि मैं जैसे डिबेट देखता हूँ तो कहते हैं ना कि जब सांच को आँच नहीं होती, जो सच्चा होता है उसको किसी चीज़ का डर नहीं होता है। अब जो लोग कह रहे हैं कि वो सच्चे हैं,
मतलब मुस्लिम पक्ष की जो बात सुनते हैं, मुसलमानों की नहीं, सॉरी, मुस्लिम पक्ष की, तो वो केवल दो ही बात करते हैं कि हम वहाँ नमाज पढ़ रहे हैं इतने इतने सालों से, और दूसरी बात करते हैं 1991 का वर्शिप एक्ट, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। तो यार पहली बात, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट मेरे हिसाब से तो अनलॉफुल है, और पता नहीं आज दिन तक 1991 से सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्वतः संज्ञान क्यों नहीं लिया। अब मैं बताता हूँ क्यों। सीए के टाइम पे क्या होता है कि एक ऑर्डिनेंस पास कर देती गवर्नमेंट कि जो भी दंगे वगैरह होंगे, और ये चीज़ हाई कोर्ट के अंडर से थी और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से ये लॉ आया है, जो कि प्रॉपर्टी हथियाने का राइट देता है कि अगर दंगों में कोई भी नुकसान होगा तो उन्हीं लोगों से वसूली होगी जिन लोगों ने उसको नुकसान किया है। सरकार क्या करती है, इसको बैकडेट में लागू करती है, स्वतः संज्ञान ले लिया जाता है सुओ मोटो, जिसकी मैंने कई बार चर्चा की है। उतने समय हाई कोर्ट कहता है कि आपने कैसे ले लिया। खैर दो साल बाद जब दंगे अंगे हो जाते हैं, सब कार्रवाई हो जाती है, उसके बाद ये फैसला आता है कि आप जितनी भी प्रॉपर्टी उसमें सीज की, जितना भी पैसा लिया वो वापस करिए। लेकिन ना हाई कोर्ट ना सुप्रीम कोर्ट आज दिन तक इस चीज़ पे नहीं ले पाया कि 1991 में एक एक्ट आता है, वो कहता है कि 1947 से चीज़ें लागू हो जाएंगी। चलिए मान लीजिए कि 1947 से लागू भी होगी, तो उसमें कोई लिस्ट ही नहीं है कि क्या मंदिर माना गया, क्या मस्जिद मानी गई। भाई कहीं पे कोई भी प्रेयर करने का मतलब ये थोड़ी नहीं कि वो जगह उनकी हो जाएगी। अब कल को हिंदू रोड पे खड़ा होकर पढ़ने लगे है और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का वो दे, तो क्या वो आप रोड उसके नाम कर देंगे? भाई कुछ चीजें सोच के होती है ना कि कहाँ पे पढ़ रहा है। कल को अगर मान लीजिए कहीं पे मंदिर नहीं था और सरकार ने कोई ऐसी जगह दे रखी थी कि आप पढ़ लीजिए, यहाँ पे अपना प्रार्थना स्थल बना लीजिए या पूजा करने का स्थल बना लीजिए या वो कर लीजिए, तो क्या उस पर क्लेम कर देगा हिंदू या मुस्लिम कोई भी हो? नहीं ना। तो ये क्या बातें चल रही हैं? और 1991 के साथ आपने कोई लिस्ट नहीं दी कि किसको आपने मंदिर माना, किस चीज़ को आपने मस्जिद माना। ठीक। और मेरी बात मुसलमान भाइयों से है, जो अगर जिस तरीके की आईडी के नाम सजेस्ट करते हैं, मेरे पास जो मैसेजेस आते हैं वो गाली देते हैं और कहते हैं कि तुम भी कम्युनल हो क्योंकि तुम उसी पार्टी को सपोर्ट करते हो जो कि कम्युनल पार्टी है। तो यार मुझे नहीं समझ में आया कैसे बीजेपी कम्युनल है। फ्राइडे को आर्यन खान के केस में फैसला आया, 6 ग्राम की ही दिखाया गया था कि बरामद हुआ है, और जो फाइनल रिपोर्ट जमा हुई उसमें भी 6 ग्राम दिखाया गया। हाँ, वो लड़का 3 हफ्ते के लगभग आर्यन खान को जेल रहना पड़ा, गलत था, लेकिन उसमें बोला गया कि जो सर्कमस्टांसेस थे और वहाँ पे जो उस समय के उस सर्कमस्टांसेस में जो सबूत मिले थे उसके हिसाब से था। लेकिन यार एक चीज़ बताओ, क्या सरकार के लिए 5 ग्राम की पुड़िया उसके जेब में, जूते में, ड्रॉर में या कहीं ऐसी जगह पे बेड के अंदर या जिस भी जगह वो क्रूज में था तो वहाँ पे डालने में क्या सरकार को लिए कुछ बड़ा ही चीज़ थी क्या? अरे 2 सेकंड के लिए नज़र ऐसे होती और 5 ग्राम की पुड़िया, चलिए यदि 5 ग्राम होता क्या, इतना सा, इतनी सी पुड़िया में उसका ज़िंदगी बर्बाद हो जाती। तो अगर वो मुसलमान विरोधी हैं तो उसको नहीं ज़िंदगी बर्बाद करवा दी होती। समीर वानखेड़े करके जो उसमें मेन वो थे, लीड की थी टीम को, उन पे जांच बैठी हुई है, उसको नहीं बचा रही है सरकार। और जबकि वो सेंट्रल एजेंसी ही है, वो सेंट्रल का ही आदमी है। तो बीजेपी अगर इतनी पार्शियल पार्टी मानते हो तो उस पर क्यों नहीं हुआ? समीर वानखेड़े को बचाने के लिए आर्यन खान के पास दिखा देते कि हमारे पास 6 ग्राम इसी के पास से मिली थी। नहीं दिखाया। क्यों नहीं दिखाया? भाई आप लोग जो भी मैसेज कर रहे हैं, अगर आप लोग सच में मुस्लिम्स हैं, क्योंकि मेरे पास नाम वही सजेस्ट कर रहे हैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ, तो आपको ये सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए कि सरकार उसको छोड़ देती है। चलिए छोड़िए, आप कहेंगे बहुत बड़े इंसान का था तो उसमें सरकार ऐसे नहीं करना चाहती थी या उनसे संबंध नहीं खराब करना चाहती थी। आ जाइए अयोध्या में। अयोध्या में 7 लोग थे जिन्होंने मस्जिद के सामने बेअदबी की, काफ़ी कुछ किया, और उसके बाद वो गायब हो गए। सरकार ने ऑर्डर दिया कि 7 को पकड़िए, 7 पकड़े जाते हैं और पता चलता है कि वो सब 7 हिंदू हैं। अब क्या आपको ये बात लगता है कि अयोध्या जैसी जगह में, जहाँ पे वैसे ही एक विवाद का बहुत बड़ी जगह रही है,
वहाँ से कोई भी खबर ऊपर तक नहीं गई होगी। तो और पता है वहाँ से ऑर्डर क्या होता है, जब योगी आदित्यनाथ को पता चलता है, सातों पे NSA लगाओ, सातों के नाम मीडिया में उजागर करो और 5 लाख रुपए पुलिस को दिए जाते हैं। यार कितनी बड़ी चीज थी कि 7 हिंदुओं को छोड़कर 7 मुसलमानों पे गैंगस्टर और NSA एक्ट लगा के अंदर कर दिया जाता। अगर जिस तरीके आप सोचते हैं, कितनी बड़ी चीज थी कि आप खुद सोचिए कितनी बड़ी चीज है सरकार के लिए कि 7 मुसलमानों को फेक केस में अंदर डाल के गैंगस्टर और NSA लगा के अंदर डाल देती और सातों के नाम बाहर कर देती। ये चीज छुपाना बड़ी बात थी, नहीं थी ना? सरकार ने किया नहीं किया, क्यों नहीं किया? ये क्या दिखाता है कि चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे स्टेट की सरकार हो, वो हिंदू मुसलमान देख के कार्रवाई नहीं कर रही है। जो गलत कर रहा है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम पक्ष, उस पर कार्रवाई हो रही है। तो इसमें ये हिंदू मुस्लिम का टॉपिक कहां से आ जाता है? भाई आप कहते हो भाईचारा है, कैसे भाईचारा मान लें हम? भाईचारे में ये होता है कि मान लीजिए कि हम कई प्रॉपर्टी है हम लोगों के पास, हम 2 भाई हैं, मेरे पिताजी के पास बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, अब उसमें बंटवारे को लेके कुछ हुआ, अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि यार इतनी जगह मुझे दे दो, इतना बड़ा ये जगह मुझे दे दो, बाकी तुम रख लो। मेरा भाई नहीं मानता है, मैं कोर्ट में केस लड़ता हूँ, मान लीजिए 70 साल या अब वो तो 550 साल का केस था अयोध्या का, लेकिन मैं 40-50 साल में केस लड़के जीतता हूँ और फिर एक जगह लेता हूँ। तो जब मैंने उससे केस लड़ के लिया तो भाईचारा कहाँ रह गया? ये तो मैंने छीना है, पहले एक जगह छीनी तो अब बाकी जगह भी। भाई भाईचारा अगर आपको निभाना है, मेरे हिसाब से जब अयोध्या का मसला चालू हुआ था तो उतने समय हिंदू पक्ष और साधु संतों ने हमारी तरफ से यही कहा था, हिंदुओं की तरफ से यही मांग रखी गई थी कि आप हमको 3 प्रमुख जगहें जिन पे कब्जा किया गया वो दे दीजिए। लेकिन उतने समय के जो भी हालात बने और जिन भी नेताओं ने किया, उसकी वजह से हमें छीननी पड़ी। वो आपने दी नहीं हो, कोई दरिया दिली नहीं है। जो भी लोग ये बोलते हैं कि हमने दी नहीं, वो हमने कोर्ट से लड़ के लिए, साक्ष्य और सबूतों के आधार पर लिया। जो लोग ये कहते हैं कि कोर्ट के फैसले में ये लिखा राम मंदिर नहीं था, तो गलत है। आप फैसला पढ़िए, उस फैसले में ये लिखा है कि मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनाई गई। इसका आर्कियोलॉजिकल कोई एविडेंस नहीं मिला। मतलब पता है क्या है? वो मानते हैं कि वहां पे नीचे एक अन इस्लामिक स्ट्रक्चर मिला, लेकिन उस सबूत ये नहीं कि तोड़ के मिला, कि वो तोड़ी गई फिर मस्जिद बनाई गई। आज मैं चैलेंज कर रहा हूं, आज कोई चला जाए जहां राम मंदिर बन रहा है, वहां वो जो विवादित ढांचा था वो उसके सबूत निकाले और ये आर्कियोलॉजिकली प्रूफ करके दिखाए कि इसको तोड़ के मंदिर बन रहा है। आप नहीं कर सकते हैं, साइंस अभी इतनी विकसित नहीं हुई, नहीं तो वो भी प्रूफ हो जाता। लेकिन उसी कोर्ट के ऑर्डर में ये भी फैसला लिखा है कि यही वो स्थान है जहां राम लला का जन्म हुआ था, इसलिए ये जगह हिंदू पक्ष को दी जाती है। आप दोनों में डिफरेंस समझिए। आर्कियोलॉजिकली प्रूफ नहीं हो पाया, ना कि ये कि साइंटिफिकली नहीं प्रूफ हो पाया, क्योंकि हमने अपने वेदों से बताया। वेद हमारे यहाँ एक अंधे संत ने जाके कोर्ट में बताया कि आप इस वेद में पढ़िए। उन्होंने जब, क्योंकि पूछा गया था, जो एक मुस्लिम जज उसमें बैठे थे, तो उनकी तरफ से ये सवाल आया कि हम कैसे मान ले ये वही जगह है, आपके पास कोई रिटर्न प्रूफ है? तो वेद क्योंकि हिस्ट्री माने जाते हैं, उन्होंने उससे बताया कि सरयू नदी से इतने किलोमीटर इधर, इतना दाएं, इतना बाएं, तब वहां पे जब वो पॉइंट नापा गया तो वो वही जगह थी जहां पे जिस चबूतरे का क्लेम हिंदू दावा करता था। तब ये फैसला आया और 5-0 से फैसला आया था। क्यों? उसमें एक मुस्लिम भी तो शामिल थे। हिंदुओं ने तो नहीं कहा कि मुस्लिम नहीं तय करेंगे कि राम का जन्म वहीं हुआ था। हमारी कोर्ट में आस्था थी, हमारे पास साक्ष्य थे। आज ज्ञानवापी की वीडियो बाहर आ रही है, क्या दिक्कत है? एक एग्जांपल और लेके जाइए, फिर बताइएगा कि क्या गलत क्या सही। शाह फैजल करके एक IPS लड़के ने टॉप किया। अब मैं जानता हूं कि आप ये कह देंगे कि इसमें देश की सरकार का कोई योगदान नहीं, लेकिन भैया उसके इंटरव्यू होता है, कई प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है, उसके बाद वो टॉप होता है। क्या नहीं किया जा सकता था कि उसको टॉप ना करने दिया जाता?
अगर यही चाल है सरकार, अगर इस पे आ जाए कि मुस्लिम नहीं पढ़ पाएंगे, मुस्लिमों को नहीं आने देंगे, तो सच्चाई है नहीं आ पाएगा मुसलमान। कोई भी हो, कोई भी XYZ आदमी भी हो, वो नहीं आ पाएगा अगर सरकार चालेगी अपने पे आ जाएगी। लेकिन आई ना सरकार ने आने दिया ना उसको। चलिए वो छोड़िए, फिर ये नौकरी छोड़ देते हैं कि सरकार, और बहुत कुछ बोला इन्होंने, सरकार को नौकरी छोड़ दी। ये नया कश्मीर बनाने गए थे, और अभी आप देखिएगा मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ उनकी, ये वापस इन कुछ रियलाइजेशन हुआ, पता नहीं क्या हुआ, इन्होंने फिर से सरकार होम मिनिस्ट्री को चिट्ठी लिखी और बोला कि मुझे अपनी गलती का एहसास है, मुझे ज्वाइन करने दिया जाए। होम मिनिस्ट्री ने मान ली। अगर मुसलमानों से नफरत है तो एक IAS को वापस दे रही है जिसने उसके खिलाफ इतना कुछ बोला। अरे सरकार चाहती हजारों केस डाल देती, हजारों नहीं तो सैकड़ों केस तो पढ़ ही जाते, बहुत सी चीज़ों के पढ़ जाते। तो आप सोचिए आप किन को फॉलो कर रहे हैं। मैं किसी ऐसे नेता को नहीं कहता हूं कि अगर कोई नरसिम्हा सिंह सरस्वती अगर मुस्लिम महिलाओं के लिए उल्टे सीधे बयान देता है तो गलत है, लेकिन पता है दिक्कत क्या होती है, हिंदू की तरफ से अगर कोई गलत बोलता है तो उसके लिए अगर 100 आदमी से आप पूछेंगे तो 98 और 99 आदमी कहेगा कि उसने गलत किया, एक आदमी कहीं होगा कि कहेगा नहीं सही बोला, या 2 आदमी होंगे। लेकिन मुसलमान पक्षों में क्या होता है कि आपके नेता कुछ बेअदबी करेंगे, बदतमीजी की बात बोलेंगे कि राम कहाँ जन्म हुए, कितनी बार जन्म हुआ, ओवैसी का ही बयान है, या और भी आपके हैं, आप उनकी डिफेंड करते हैं क्योंकि वो केवल एक धर्म के हैं। ये भी तो सोचिए, भाईचारा निभाना है निभाइए, कहिए आइए, अगर गलत है हुआ है तो हम सही करेंगे। अब लेकिन फिर एक नई बात, 2 मुख्य बातें और आ जाती हैं। बुद्धों के साथ गलत हुआ, बुद्धों के स्तूपा तोड़े, तो वो लड़ाई बुद्ध को लड़ने दीजिए। तोड़े गए हैं अगर स्तूपा और वो, तो बुद्ध क्लेम करें कि यहाँ बुद्ध के स्तूप तोड़ के मंदिर बनाया गया है। बुद्ध को नहीं बोलना है। आप कौन होते हैं बोलने वाले? हु आर यू? क्या हिंदू ने कहीं कहा कि बुद्ध की मूर्ति तोड़ी गई है इसलिए यहाँ पे हम रिस्टोर करेंगे? नहीं, वो हिंदू अपनी चीज मांग रहा है, अपना कल्चर की चीज मांग रहा है कि हमारे मंदिर वापस करो। आप बताइए, कहीं मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाएगा, आप उसको क्लेम करिए जाके। आपने सबका ठेका मत लीजिए, आप अपनी तरफ का ठेका लेके बैठिए। हमारा केस कौन लड़ रहा है? जैन, चाहे वो विष्णु जैन हो, चाहे उनके फादर हरिशंकर जैन हो, दोनों जैन हैं। वो भी तो माइनॉरिटी हैं, लेकिन वो हिंदू ही है, वो जानते हैं, वो बोलते हैं। सच्चाई बोलने वाला इंसान आपको समझ में नहीं आएगा। तो जिन लोगों को ये बात लगती है कि हिंदू मुस्लिम करती है सरकार, मैंने 3 एग्जांपल दिए, आप बता दीजिए इसमें हिंदू मुस्लिम कहां देखा गया। कमेंट बॉक्स सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा इस आपको ये सेक्शन कैसा लगा। अब चलते हैं हमारे दूसरे टॉपिक पे। तो आज का दूसरा टॉपिक है 8 साल मोदी सरकार को पूरे हो चुके हैं। बहुत से वादे करके आती हैं सरकारें। अब मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग खुश हैं, कितने लोग दुखी हैं, बट मैं बहुत खुश हूँ। मैंने वोट दिया था और 2019 में ही मुझे वोट डालने का मौका मिला था। 2014 में तो डाल नहीं पाया था। तो और जो लोग, एक तो सबसे पहले उन लोगों को एक चीज़ समझाना चाहूँगा जो वोट नहीं डाला, अगर वोट था, या जो लोग अंडर एज थे और उन्होंने वोट नहीं डाला है सरकार चुनने में, सरकार के लिए या सरकार के खिलाफ, ईदर फॉर गवर्नमेंट और अगेंस्ट गवर्नमेंट, अगर आपने वोट नहीं किया है तो आप पॉलिटिकल चीज़ों में आपको बोलने का हक नहीं है। समझिए, अगर आप वोट पहले नहीं डाल पाए, अंडर एज थे, तो मत बोलिए। जब 5 साल जब 2024 में आप वोट डाल दीजिएगा, उसके सरकार के खिलाफ या फॉर में बोलिएगा। जिन लोगों का हक था और जिनके पास था वोट और उन्होंने नहीं डाला, तो तुम्हारा तो कोई राइट नहीं है, तुम तो कुछ मत बोलो। तुम्हें वोट डालना नहीं है, तुम्हें चुनना है नहीं सरकार, उसके बाद केवल ज्ञान बताने के लिए हो तो ज्ञान मत बताओ। ज्ञान देने के लिए देश में बहुत लोग हैं, ठीक ना सरकार के लिए कुछ अच्छा बोलो, ना सरकार के खिलाफ कुछ बोलो। वोट डाल लो, उसके बाद बताना, क्योंकि वोट डालोगे नहीं, अपने हक का इस्तेमाल करोगे, उसके बाद कैसी सरकार चल रही है। क्यों यार, तुम वोट डाल नहीं रहो। मतलब एक आदमी से बोला गया
कि भैया आप पेपर में एग्ज़ाम दीजिए, वो एग्ज़ाम दे नहीं रहा, कह रहा रिजल्ट नहीं आया मेरा, तो कैसे चलेगा? ये वही बात है ना कि हमने एग्ज़ाम नहीं देंगे, रिजल्ट में हमें पास ही चाहिए। तो भैया पहले एग्ज़ाम दो, फिर रिजल्ट जैसा है उसकी विवेचना करो। अब आते हैं मोदी सरकार की कुछ अहम फैसले और उन पे होने वाले विवाद होते हैं। तो सबसे एक फेमस है नोटबंदी। अब यार एक जो लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते हैं, तो सबसे बड़ा वोट बैंक तो हिंदू है, ज़्यादातर बड़े बड़े बिजनेसमैन भी हिंदू हैं। आप चाहे अडानी हो, अंबानी हो, आप जिनकी बात करते हैं, ठीक है, या जो भी छोटा व्यापारी भी ज़्यादातर हिंदू ही है, मुस्लिम्स के अलग तरीके के काम हैं। तो जब उसने नोटबंदी की, उसने अपने वोट बैंक की तब नहीं सोची उस इंसान ने, तो वो क्या वोट बैंक की सोचेगा? लोग कहते हैं नोटबंदी के फ़ायदे बड़े गिनाएंगे, लेकिन एक फ़ायदा ये नहीं गिनाता है कि नोटबंदी से सरकार ने ये साबित कर दिया कि हिंदुस्तान की 135 करोड़ की 135 करोड़ जनता चोर है। क्योंकि हमारे हिसाब से चोर कौन? नेता, ठीक है, नेता, मंत्री, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, उसके बाद बड़े लोग जो कि पैसे वाले हैं, और फिर पांचवें तरीके के हैं जो कि बिजनेसमैन। बड़े लोग भी कई तरीके के आते हैं, जिसमें कि फेमस एक्टर्स वगैरह आप रख लिए, या बड़े नामगीर लोग। उसके बाद बिजनेसमैन, जो कि हर तरीके का बिजनेसमैन हो सकता है, छोटा बड़ा सब मिला के, कॉन्ट्रैक्टर वगैरह भी हो सकते हैं। हम 5 तरीके के लोग को चोर मानते हैं। लेकिन आपको एक बड़ा अमेजिंग फैक्ट आप पढ़िएगा, 500% ज़्यादा टैक्स जमा होता है नगर निगमों में ऑन एन एवरेज। इस देश में जितनी नगर निगम है उनमें अगर 1 रुपये जमा होता था साल में, तो वहाँ पे 500% टैक्स जमा हुआ, मतलब 500 रुपये जमा हो गया उस साल। कैसे जमा हो गया? उसमें ना किसी नेता का पैसा आया, ना किसी सरकारी एम्प्लॉय का पैसा था, ना किसी का ऐसे का था नगर निगम में, वो पैसा आम जनता का था। तो अगर हम ईमानदार थे तो नगर निगमों के पास टैक्स कैसे नहीं आ रहा था? कैसे नगर निगमों में पुराने जितने बिल थे वो जमा हो गए, बिजली के बिलों में बढ़ोतरी हो गई, लोगों ने बिजली के बिल कैसे जमा कर दिया? इसका मतलब हम सब चोर थे। पर दिक्कत पता है हिंदुस्तान में क्या है? प्रखर तिवारी की औकात 100 करोड़ चुराने की है, प्रखर तिवारी ने 100 करोड़ चुरा लिए। लेकिन अब एक कोई मिस्टर एक्स हैं, उनकी औकात 100 रुपए चुराने की, उन्होंने 100 रुपए चुरा लिए। लेकिन जब उनसे कोई आदमी पूछेगा तो कहेंगे अरे यार प्रखर तिवारी कितना चोर आदमी है। क्यों? 100 करोड़ मैंने चुराए, मेरी औकात उतने की थी। उसको वो अपने आप को चोर नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि उसने तो 100 ही रुपए चुराए। तो भैया चोरी 1 रुपए की हो, 1 पैसे की हो, या 1000 करोड़ 1 लाख करोड़ की हो, चोरी तो चोरी हुई। तो ये जो डिफ्रेंसिएशन करना था। और उसके बाद इसके अगेंस्ट में जो लोग थे नोटबंदी के, वो कहते हैं कि जीडीपी ग्रोथ गिर गई। जीडीपी ग्रोथ उतने समय आप देखिए ना, सबकी इकोनॉमी गिर रही थी 2017 में, 2016 में। तो इसका मतलब है कि जो बिजनेस है वो डॉलर की जगह रुपए में हो रहा था पूरी दुनिया में। इसीलिए जब 2000 और 500 के 1000 और 500 के नोट बंद हुए तो सब, क्योंकि ग्लोबल जो करेंसी थी वो डॉलर थोड़ी नहीं है, वो तो रुपया है, इसीलिए पूरे वर्ल्ड में एक तरीके से मंदी चल रही थी, चलने लग गई थी ना। अरे आप देखिए तो कि पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी उस टाइम पे गिर रही थी, डाउनफॉल एक आ रहा था, तो उससे इंडिया भी नहीं है छूता रहा हुआ। अब जो लोग जीएसटी को बड़ा वो कहते हैं, तो भाई जीएसटी जो आई, मुझे दूसरों का नहीं पता क्या फ़ायदा क्या नुकसान, लेकिन इससे ब्लैक मार्केटिंग ख़त्म हो गई। असल में जो जीएसटी का नियम है वो क्या है कि जहाँ पे आप रॉ मटेरियल खरीद रहा आदमी, वो सीधे सरकार को जीएसटी भरेगा। अब रॉ मटेरियल खरीदती मैन्युफैक्चरिंग वाली प्लांट्स, अब वो मैन्युफैक्चर करेंगे, क्योंकि अब वो जीएसटी दे चुके हैं तो वो जीएसटी वसूलेंगे। तो अब क्या होगा, वो जीएसटी वसूलेंगे किससे? जो थोक में खरीदते हैं या जो हमारे सप्लायर्स होते हैं वो लेंगे। अब थोक विक्रेता ने ले लिया, उसने जीएसटी सीधे उसको दी, मैन्युफैक्चरर को। अब क्या हुआ, वो देगा रिटेल वाले को, तो रिटेल वाले को थोक वाले को देना पड़ेगा जीएसटी, और रिटेल वाला कस्टमर से वसूलेगा, क्योंकि आखिरी हम ही लोग होते हैं। अब आप समझिए कि इसमें चोरी ही नहीं हो पाएगी। क्यों? गवर्नमेंट के पास सारा आंकड़ा रहेगा। क्यों? जैसे अब मैं हूँ,
मान लीजिए मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, तो मैं सरकार को ये बताऊँगा कि देखिए हमने 100 आइटम खरीदा, ठीक है, तो हमने आपको इतनी जीएसटी दी। मान लीजिए 5 लाख रुपए मैंने जीएसटी जमा की सरकार को। उसके बाद मैंने ये गुड्स इसके बनाए और मैंने जब इसको बेचे तो मैंने इससे जीएसटी वसूली 3.5 लाख रुपए की। तो मतलब 1.5 लाख तो मेरे में डिफरेंस आ गया। सरकार चेक करेगी कि हाँ इसने इतना खरीदा था, 5 लाख की जीएसटी भरी थी, 3.5 लाख, तो 1.5 लाख रुपए जो मेरा वो होगा, एक डिफरेंस होगा, वो मुझे वापस हो जाएगा हर महीने पे। ये रिवीजन चलना है। पहला तो फायदा इसका ये कि मंथली रिवाइज होगा। और अगर मान लीजिए मैंने 5 लाख की जगह 7 लाख वसूल लिए, 3.5 की जगह मान लीजिए मैंने 7 लाख का जीएसटी वसूला, तो 2 लाख रुपए मुझे गवर्नमेंट को टैक्स जमा करना पड़ेगा। एक तो इसका फायदा ये हुआ कि इसका मंथली रिवीजन होगा, तो आपको इसमें ये नहीं आप छुपा पाएंगे। दूसरी चीज, जो पहले होती थी जमाखोरी हो जाती थी, वो नहीं हो पाएगी। अगर मैंने दिखाया कि मैंने 100 आइटम खरीदे हैं और कल को रेड होती है और मेरे पास बिल मिलते हैं कि 40 मैंने बेच दिए, तो मतलब मेरे पास आइटम बचे 60 आइटम मेरे स्टॉक में होने चाहिए। लेकिन अब क्या देखा गया कि जब आइटम देखे गए तो उसमें निकले 67, तो 7 आइटम कहाँ से आ गए? या तो प्रीवियस का स्टॉक मेरा आगे आया हो, तो प्रीवियस देखा गया नहीं, कोई स्टॉक नहीं था, तो इसका मतलब वो 7 गलत तरीके से खरीदे गए। ब्लैक मार्केटिंग के थ्रू खरीद रहा हूँ, मैंने कहीं ऐसे खरीद लिया कि जहाँ से मुझे सस्ते में मिला और मैं इसको महंगा में बेचूं, उस चीज़ पे रोक लगेगी। ठीक। तीसरी चीज़, बिना बिल के आइटम नहीं बिक पाएगा, क्योंकि जब आपने खरीदा है तो आपने जीएसटी में खरीदा है, तो आप जब बेचेंगे तो आपको नीचे से जीएसटी वसूल नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट उसका रिवीजन करेगी। चौथी चीज़ जो एक इसका बेनिफिट है कि इसमें 20 लाख का एक कैप रखा गया कि जब तक 20 लाख का ट्रांजेक्शन नहीं होगा, तो अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, लेकिन आप जीएसटी टैक्स जमा नहीं करने के उसमें होंगे। अच्छी बात है, इससे डायरेक्ट टैक्स पेयर को फायदा है। लेकिन इसमें नुकसान किनको है? जो 2 नंबर का धंधा करते थे। सबसे ज्यादा क्या होता था सरिया में, जो घर बनाने में सरिया यूज होती है। अब क्या होता है, सरिया उन्होंने बेची आपको, अब आप क्या बच गई तो वो ले लेते थे, उसको बेच लेते थे, वो सरकार को दिखाते नहीं थे, वो ब्लैक मनी हो जाता था। जबकि सरकार कहती है कि अगर आप ऐसा भी कुछ खरीद रहे हैं तो आपको रजिस्टर मेंटेन करना चाहिए, लेकिन नहीं दिखाते तो उससे प्रॉफिट कमाते थे। इससे दिक्कत उन लोगों को ज़्यादा हो गई जो ऐसे काम करते थे कि 100 यहाँ से ले लिया, 20 वहाँ से ले लिया, जमाखोरी कर लेते थे। तो मुझे क्या दिक्कत है? मेरे फादर की तो उल्टा जीएसटी आने के बाद से इनकम बढ़ी है। मेरे फादर सर्वेयर है, प्रोफेशनल है, तो क्या होता है कि वो रिपोर्ट जमा करते तो हर रिपोर्ट पे क्या होता था, पहले पैसे काट लिए जाते थे। आज रिपोर्ट में वो पैसा कटता ही नहीं है, क्योंकि अगर महीने में दूसरी रिपोर्ट के बाद तीसरी रिपोर्ट पे किसी ने फीस का 1 रुपया भी काटेगा तो उसको रिटर्न में लेना पड़ेगा कि ये 1 रुपया क्यों काट रहा हूँ। तो मेरे फादर को आज पूरी रिपोर्ट में पूरी फीस मिलती है। तो जब पूरी फीस मिलती है तो मेरा तो फायदा ही हुआ। मेरे फादर की इनकम महीने में मान लीजिए 10,000 रुपये बढ़ गई, तो साल की 1,20,000 रुपये बढ़ गई। तो क्या दिक्कत है? मेरे फादर जो भी अपने यूज़ का सामान लेते हैं वो जीएसटी के लिए, ऑफिस के लिए सामान लेते हैं, वो उस पर जीएसटी कटवा के लेते हैं। वो सरकार को दिखाते हैं कि मैंने ये जीएसटी दी थी तो मैं इस जीएसटी को क्लेम करना चाहता हूँ। मंथली रिवाइज हो जाता है, कोई गलती काम नहीं है। तो अगर आप टैक्स पे करेंगे, आप ईमानदार हैं, तो आपको इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। अब बाकी जिसके लिए वोट किए गए थे वो 2 ही मुद्दे थे, राम मंदिर और 370, वो सरकार ने दे दिए हैं। आप लोगों की क्या राय है? और क्या एक सवाल की, क्या एक सीरीज नरेंद्र मोदी की इन 8 सालों पे लानी चाहिए? ये आप लोग कमेंट बॉक्स सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। अगर आप लोग के जवाब हाँ मेजॉरिटी में आते हैं तो हम लोग इस पे वीडियो बनाएंगे, पूरी एक सीरीज़ लाएंगे कि 8 सालों का काम और क्या उपलब्धियां रहीं और क्या गलत रहा। क्योंकि कोई भी सरकार परफेक्ट नहीं हो सकती, क्योंकि सरकार में इंसान ही बैठे हैं। कोई भी पॉलिसी परफेक्ट नहीं हो सकती है। बहुत छोटे में डिस्कशन किया है ये। बाकी आपकी जो भी राय हो पूरी वीडियो के बारे में, वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। अपना ख्याल रखिए और बोलते रहिए, और अपना जब भी बोलिए तो याद रखिएगा कि सही के लिए बोलिए, कोई गलत के लिए ना बोलिए। इसी के साथ बाय बाय।